नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम रासो साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई, उनके द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से संबंधित सभी प्रश्नों को याद करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाकवि चंद्रवरदाई का जीवन दर्शन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म सन 1168 ईस्वी में माना है। लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि थे। आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए क्योंकि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इस कथन के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और उनके द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के संस्करण। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। पहला संस्करण है बृहद रूपांतरण। इसमें 69 समय तथा 16,306 छंद हैं। इसको काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने सन 1585 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। इस बात को आप ध्यान रखिए, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य सर्गों या खंडों में विभाजित नहीं है, यह समयों में विभाजित है और समयों की संख्या है 69। इसके बाद इसका दूसरा संस्करण है मध्यम रूपांतरण। इसमें कुल 7,000 छंद हैं। इसका प्रकाशन बीकानेर से हुआ है। तीसरा संस्करण है लघु रूपांतरण। इस संस्करण में 3500 छंद और 19 समय है। इसकी प्रति भी बीकानेर में सुरक्षित है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। इसका चौथा संस्करण है लघुत्तम रूपांतरण। इसमें 1300 छंद है। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो का कौन सा संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो वो है सबसे लघुत्तम रूपांतरण यानी चतुर्थ संस्करण। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसी को मूल रासो मानते हैं, यानी पृथ्वीराज रासो के चौथे संस्करण को मूल रासो मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसके बाद पृथ्वीराज रासो से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझिए। पृथ्वीराज तृतीय, अब देखो यहाँ पर तृतीय आया है, इसका मतलब यह है कि जो पृथ्वीराज रासो के नायक है पृथ्वीराज चौहान, वो तृतीय है, प्रथम और द्वितीय नहीं है। चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, यानी जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। यह अजमेर के राजा सोमेश्वर का पुत्र था और इनके पिता का नाम है सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में एक रेवा तट का जिक्र आता है, उससे संबंधित आप सभी तथ्यों को समझिए। रेवा आधुनिक नदी नर्मदा का नाम था। इस बात को आप ध्यान रखिए। नर्मदा मध्य प्रदेश की एक नदी है जो अमरकंटक पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। रेवा भारत के उस देश खंड को भी कहते हैं जहां नर्मदा नदी बहती है। रीवा राज्य बघेलखंड में है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, एक एक तथ्य को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में चंद्रवरदाई ने अपने आश्रित राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता को पूर्ण आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है। दूसरा, यह महाकाव्य 69 समयों में विभाजित है। इसमें समयों की संख्या कितनी है? 69। और यह महाकाव्य सर्गों या खंडों में विभाजित नहीं है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तीसरा, इस महाकाव्य को चंद्रवरदाई के पुत्र
जल्हण ने पूर्ण किया। इसको पूर्ण करने वाले हैं चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हण। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, पुस्तक जल्हण हत है चला गज्जन निरपराज। यह पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इसके बाद चौथा, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का वर्णन है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पांचवा, पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता है, यानी जो इसकी नायिका है उसका नाम है संयोगिता। छठा, पृथ्वीराज रासो का पहला समय आदि समय है, यानी इसमें जो टोटल समय है 69, उसमें सबसे पहले समय का नाम है आदि समय। इसके बाद सातवां, पद्मावती समय और कैमासवध पृथ्वीराज रासो के ही अंग हैं। इन दोनों समयों को आप याद रखिए। कैमासवध से संबंधित कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आठवां, इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसके बाद नवा, इस ग्रंथ का अंगिरस यानी मुख्य रस वीर रस है तथा श्रृंगार रस का भी इसमें प्रयोग किया गया है। यदि आपसे पृथ्वीराज रासो के प्रधान रस के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे वीर रस, और यदि आपसे पूछा जाए कि वीर रस के साथ अन्य किस रस का वर्णन किया गया है तो वो है श्रृंगार रस। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद 10वां, डॉक्टर नगेंद्र ने इसमें 72 प्रकार के छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग बताया है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद 11वां, शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद 12वां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप एक एक तथ्य को ध्यान से देखिए। 13वां, यह पिंगल शैली में लिखित है। इसकी शैली है पिंगल शैली। कमेंट करके बताइए जो हमारी पिंगल भाषा है वो किन दो भाषाओं से मिलकर बनती है। इसके बाद 14वां, चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, उसको आप समझिए। वस्तुतः हिंदी में चंद्रवरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। इस कथन को आप याद कर लीजिए। इस कथन को कहने वाले विद्वान है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है, उसको आप देखिए। पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य कहकर त्रासदीपूर्ण रचना माना है, और मानने वाले विद्वान है डॉक्टर बच्चन सिंह। इसके बाद कर्नल टाड ने इसके लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के 30,000 छंदों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराने वाले विद्वान है कर्नल टाड। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने जयानक भट्टकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बुलर, और इन्होंने किसके आधार पर किया है? जयानक भट्टकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर किया है सन 1875 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से विद्वान प्रमाणिक, अप्रमाणिक या अर्ध प्रमाणिक महाकाव्य मानते हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक कौन कौन से विद्वान मानते हैं? पहले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे विद्वान है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तीसरे विद्वान है कविराज श्यामल दास, चौथे विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पांचवे विद्वान है मुंशी देवी प्रसाद, और छठे विद्वान हम पढ़ चुके हैं डॉक्टर बुलर। ये 6 विद्वान हमारे पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से विद्वान प्रामाणिक मानते हैं उसको आप देखिए। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड, राधा कृष्णदास और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये पांचों विद्वान
पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक महाकाव्य मानते हैं। इसके बाद पृथ्वीराज रासो को कौन कौन विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं उसको आप देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा और मुनिजिन विजय, ये चारों विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक महाकाव्य मानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं। इन पंक्तियों को आप ध्यान से देखिए, यह पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। पहली पंक्तियां हैं, वज्य घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी। यह पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, मनहु कला शशि भान कला 1600 बन्य, बाल बेस शशिता समीप अमृत रस पिन्य। ये भी पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, रघुनाथ चरित हनुमत किरत भूप भोज उद्रिय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद किरत चंद नद उद्रिय तिमी। ये पंक्तियां भी कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। इसके बाद चौथी पंक्तियां हैं, कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिक्षद, कमल गंध बैसंग हंस गति चलित मंद मंद। यह पंक्तियां भी कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो आप इन सभी तथ्यों को क्रमानुसार समझ गए होंगे। इसके बाद अंत में मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं जिनका आंसर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। पहला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ में स्त्रियों ने सर्वप्रथम पुरुषों का खुलकर विरोध किया। दूसरा प्रश्न है, रासक छंद और आला छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को आप कमेंट करके जरूर बताइए। इससे अगली वीडियो में हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आने वाले लौकिक साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी टीजीटी, पीजीटी और नेट परीक्षाओं की फ्री में तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।